हे एवरीवन, वेलकम टू रियल एजुकेटर। आज हम लोग साइंस मॉडल क्वेश्चन 2024 का सेट 1 देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है 31 में सब्जेक्टिव का। ठीक है, 30 तक क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 31 से हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। हम वाहन देखे होंगे, कोई सा भी गाड़ी होता है ना, तो उसके क्या होता है पार्श्व दृश्य, मतलब कि साइड में क्या होता है उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है ना, एक मिरर लगा होता है जिसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो इसका प्रयोग क्यों करते हैं, अवतल दर्पण क्यों नहीं लगाते, या फिर समतल दर्पण क्यों नहीं लगाते, या फिर हम साइड में ही क्यों लगाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन ये। तो आंसर क्या बोलता है, उत्तल दर्पण का उपयोग पार्श्व दृश्य के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहनों के पार्श्व में लगे होते हैं, ठीक है ना, साइड में लगे होते हैं। इन दर्पणों के सहायता से ड्राइवर पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में मदद करता है। देखिए, एक गाड़ी है, ठीक है ना, गाड़ी के साइड में क्या होता है मिरर लगा होता है। क्यों मिरर लगा होता है, ताकि ड्राइवर जो है इस मिरर से और इस मिरर से क्या कर सके, पीछे के दृश्य को देख सके। और उत्तल दर्पण को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वो बहुत छोटे से चीज को बड़ा करके दिखाई देता है, मतलब कि जो पीछे में बहुत दूर में भी है उसको आराम से ड्राइवर देख सकता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैकबोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है। बच्चा किस दोष से पीड़ित हो सकता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। एक जो बच्चा है, एक स्टूडेंट है, वो स्कूल में क्या है पीछे वाला लाइन में सबसे लास्ट बेंच में बैठा हुआ है। जो लास्ट बेंच में बैठा हुआ है तब उसको क्या हो रहा है, ब्लैकबोर्ड देखने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, देख नहीं पा रहा अच्छे से। ठीक है, तो वो किस दोष से पीड़ित होगा, उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो आंसर क्या है, जब छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैकबोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है, इसका अर्थ यह है कि बच्चे को दूर की वस्तु देखने में कठिनाई होती है ना। पीछे में बैठे हुए मतलब क्या है, आगे की वस्तु को हमको देखने में दिक्कत हो रहा है, मतलब कि क्या है, हमको देखने में कठिनाई हो रही है। अतः छात्र निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। कौन से दृष्टि दोष से पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। मतलब कि निकट की वस्तु को तो आराम से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को वो नहीं देख सकता, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इसे अवतल लेंस का प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं, हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, लेंस की क्षमता को परिभाषित, सॉरी यहाँ पर 33 नंबर होगा। ठीक है, लेंस की क्षमता को परिभाषित करें और इसकी एसआई मात्रक लिखें। लेंस की क्षमता क्या होता है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। आंसर क्या होगा, लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये एक लेंस है। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है, आपतित किरण आ रहा है। आपतित किरण मतलब कि इस तरह से किरण आ रहा है और क्या कर रहा है, इसको मोड़ दे रहा है ना, इधर मोड़ रहा है या फिर इधर मोड़ दे रहा है। तो ये क्या होगा, इसका लेंस का क्षमता होगा। लेंस का क्षमता क्या होता है, आपतित किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। अब देखिए 34 नंबर है, दिए गए चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही होना चाहिए था, क्वेश्चन में गलत है। अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। देखिए, अभिक्रिया दिया हुआ है, यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, इसमें कौन सा समीकरण हो रहा है, कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, इसको बताना है। ठीक है, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, इसमें वियोजन अभिक्रिया हो रही है। कैसे वियोजन अभिक्रिया हो रही है, देखिए यहाँ पे 2AgCl है। ठीक है, ये बन के क्या हो रहा है, 2Ag + Cl2 अलग हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2Ag है, यहाँ पे Cl भी 2 है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया। ठीक है ना, ये एक तरह से अलग हो गया और ये एक तरह से अलग हो गया। तो ये क्या, कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, वियोजन अभिक्रिया हो रही है, मतलब कि टूटने की अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, दो तत्वों का नाम लिखिए जिसका बाहरी कोश पूर्ण हो। ठीक है ना, बाहरी कोश जो होता है वो पूरा होना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, नियॉन और आर्गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, समजातीय श्रेणी क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी क्या है। समजातीय यहाँ से समझ में आ रहा, सम मतलब कि समान, जाति मतलब कि जाति। ठीक है ना, समजाति मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बनिक यौगिक एक ही प्रकार का कार्य करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे वो सभी क्या करेंगे, एक ही प्रकार का काम करेंगे। जैसे कि हम लोग एक कक्षा में सभी विद्यार्थी क्या करते हैं, पढ़ने का ही काम कर रहे हैं, तो वो कैसा काम हो जाएगा, समजातीय श्रेणी का काम होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, यौगिक की ऐसी श्रृंखला। ठीक है, एक यौगिक है उसमें श्रृंखला बना हुआ है
वो क्या कर रही है, एक ही काम कर रही है, मतलब कि इधर जा रही है तो इधर ही जा रही है, कोई इधर से इधर नहीं जा रही है। ठीक है, जब सीधा जा रहा है तो सब सीधा ही जा रहा है। ठीक है, एक ही काम करो उसे समझाते श्रेणी कहते हैं। जैसे कि CH3OH और C3H7OH। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी OH काम कर रहा है और यहाँ पे भी OH काम कर रहा है। ठीक है, 37 क्वेश्चन क्या है, विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो विखंडन और बहुखंडन अलग अलग दे दिया, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। यहाँ पे विखंडन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे द्विखंडन होना चाहिए था, लेकिन मॉडल क्वेश्चन में विखंडन दिया गया है। हालांकि अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो इसे द्विखंडन दिया जाएगा, विखंडन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि द्विखंडन और बहुखंडन में भिन्न होता है। ठीक है, विखंडन मतलब क्या था, अलग होना। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिर भी मैंने आंसर लिखा है, देख सकते हैं आप। जीव दो या दो से अधिक भागों में टूटकर नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, विखंडन क्या होता है, एक जीव है ये क्या होता है, टूट गया है। ठीक है, और इधर दो या फिर दो से अधिक भी बन सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको क्या बोलेंगे हम, विखंडन बोलेंगे। जैसे कि प्रोकैरियोट। बहुखंडन क्या होता है, एक कोशिकीय जीव अनेक भागों में विभाजित हो सकते हैं। क्या हो सकता है, अनेक भागों में विभाजित हो सकते हैं, मतलब कि ये अनगिनत, मतलब इसका कोई गिनती ही नहीं है। ठीक है, टूट सकते हैं। जैसे कि एक शीशा को अगर हम लोग गिरा देंगे तो क्या होगा, बहुत भागों में टूट जाएगा, तो उसे बहुखंडन बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक कोशिक जीव में होता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम। ठीक है, जैसे कि प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर का क्या मतलब है। ठीक है, 5 प्रकार के आर का क्या मतलब है, तो क्या मतलब है 5 प्रकार के आर का। पहला है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पस और रिसाइकल। रिफ्यूज मतलब क्या होता है, उसको अस्वीकार करना। ठीक है, उसको हमको स्वीकार करना ही नहीं है। जैसे कि प्लास्टिक को हमको क्या करना है, लेना ही नहीं है। हम क्या करेंगे, सब्जी जब देगा प्लास्टिक में तो हम बोलेंगे कि हम बाजार से, मतलब कि हम अपना थैला लेकर आए हैं, आप हमें प्लास्टिक मत दीजिए, तो इसको क्या कर दिए हम, अस्वीकार कर दिए। ठीक है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया हम। रिड्यूस मतलब कि कम उपयोग करना। कम उपयोग करना मतलब क्या होता है कि थोड़ा उपयोग करना, जैसे कि एक ही प्लास्टिक में सारा सब्जी ले लिए, ठीक है, दूसरा प्लास्टिक नहीं यूज किया, तो इसमें कम उपयोग हुआ। उसके बाद रीयूज क्या होता है, पुनः उपयोग, उसी चीज को बार बार उपयोग करना। जैसे कि अगर हम प्लास्टिक के थैली में सब्जी लेकर आए घर, तो क्या करेंगे, उस थैली को फिर से रख देंगे और दोबारा से जब हम बाजार जाएंगे तो उसी थैली को हम फिर से लेकर जाएंगे। ठीक है, नया प्लास्टिक हम नहीं लेंगे, उसी थैली को करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पुनः उपयोग कहेंगे, मतलब कि दोबारा से उपयोग करना। रिपर्पस मतलब पुनः प्रायोजन मतलब क्या होता है, फिर से उसका हम प्रायोजन करेंगे। ठीक है, प्रायोजन मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब कि उसका किस तरह से हम उसको उपयोग करेंगे या फिर किस तरह से उसका हम कम उपयोग करेंगे, इसका हम प्रायोजन मतलब कि योजना एक बना सकते हैं। ठीक है ना, ये लास्ट में होना चाहिए था 5 नंबर में। ठीक है, ये 4 में हो जाएगा। रिसाइकल, या फिर ऐसे भी लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिसाइकल मतलब क्या होगा, पुनः चक्रण मतलब क्या होता है, दोबारा से उसका चक्र करना। ठीक है, जैसे कि हम सब्जी लेकर आए और फिर जाके हम अपने पड़ोसी को दे दिए, वो भी सब्जी लेकर आया, वो फिर हमको दे दिया, तो ये क्या हो रहा है, बार बार वापस आ रहा है, तो इस तरह से पुनः चक्रण हो सकता है। ठीक है, 39 क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी रखी गई है। ठीक है, एक 5 सेंटीमीटर लंबाई एक वस्तु है, उसका फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है, जो लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्थिति क्या हो जाएगा, पहले देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है, बिंब की ऊंचाई दिया गया है ना, बिंब की ऊंचाई कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर, दिख रहा है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई दे दिया, और फोकस दूरी कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको क्या निकालना है, इसका V निकालना है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार निकालना है और H1 भी निकालना है, और वस्तु की दूरी भी यहाँ पे दे दिया है। देखिए, वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम वस्तु की दूरी, जिसको U से नोटेट करते हैं, 25 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, अब लेंस सूत्र से क्या होगा, लेंस सूत्र में क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/f कितना दे दिया है, हमारा फोकस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v, भी नहीं दिया है तो हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, माइनस 1/u, u दिया हुआ है, हमेशा ये किस में रहता है, u माइनस में रहता है। ठीक है, तो कितना दे दिया है, 25 सेंटीमीटर दे दिया है। अब देखिए 1/10 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, ये वाला को क्या किए हम, v को इधर लेकर आ गए हैं, माइनस 1/25 को हम इधर लेकर आ गए। माइनस जब उधर लेकर जाए तो ये अब क्या हो गया था, प्लस हो गया था, है ना, लेकिन ये वाला माइनस था इसलिए यहाँ पे भी माइनस आया। ठीक है,
अब क्या किया हम नीचे नीचे एलसीएम ले लिए तो 50 हो गया, 10 और 25 का एलसीएम 50 हो गया, 10 का पड़ा है 50, कितना बार में जाता 5 बार में जाता, 5 को 1 से इंटू किए तो 5 हो गया, उसके बाद माइनस का साइन है माइनस दिया, 25 का पड़ा है 50 2 बार में जाता, 2 को हम 1 से गुना किए क्या हो गया 2 हो गया। अब 5 में से 2 घटाए 3 बचा और 50 बटा निकला। अब जब इसको हम डिवाइड किया तो कितना निकला 16/67, ठीक है सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू 3/50 या फिर v इक्वल टू 50/3, ठीक है। क्या हो गया क्रॉस हो गया तो v बराबर कितना निकला 50/3, ठीक है। यहाँ पे हमको v निकालना था, हमने निकाल लिया। अब प्रतिबिंब का आकार कैसे बनेगा, आकार मतलब क्या होता है h1 निकालेंगे, ठीक है। इसका कौन सा सूत्र लगाएंगे, आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। आवर्धन का सूत्र क्या होता है m इक्वल टू v/u इक्वल टू h1 और h या फिर h डैश भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बराबर v हम लोग का निकला कितना 50/3, उसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, बिना पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंटू यू कितना है -25 है, यू को हमेशा माइनस में लिखते हैं इसलिए, ठीक है। h1 नहीं दिया हुआ है, h हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम क्या किए 25 दूनी 50 किए, 2 ऊपर में हो गया, उसके बाद क्या किया हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 पछे 10, ठीक है 2 पछे 10 और ये 3 ऐसा बच गया, ठीक है ना। अब जब हम आंसर किया तो कितना हुआ h डैश इक्वल टू, जब इसको इससे डिवाइड किया तो -3.33 आ गया, ठीक है ना। ये वाला माइनस कहाँ से आया हमारा, ये वाला माइनस इसका माइनस गया इसको, ठीक है। तो अब जब माइनस में जब आंसर निकलेगा तब क्या हो जाता है प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है। जब माइनस में आंसर आएगा तब उल्टा और वास्तविक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्या बोल रहा है, एक विद्युत सर्किट का एक आरेख बनाइए। क्या बनाने बोल रहा है, विद्युत सर्किट का आरेख बनाने बोल रहा है, जिसमें प्रत्येक 2 वोल्ट के 3 सेल की बैटरी लगी है। कितनी तो बैटरी है 3 है जो 2-2 वोल्ट की है। एक 5 ओम प्रतिरोध, एक 8 ओम प्रतिरोध और एक 12 ओम प्रतिरोध और एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी में जुड़े हुए हैं। श्रेणी मतलब कि सभी श्रेणी क्रम में, मतलब कि एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है प्रतिरोध जितना है एक के साथ एक जुड़ा हुआ, मतलब कि 5 ओम पहले जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 8 ओम जुड़ा हुआ है इससे और 12 ओम इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या निकालने बोल रहा है, कुंजी लगाने बोल रहा है, ठीक है। कुंजी लगा दिए और क्या बोल रहा है इसमें बैटरी लगाने बोल रहा है, ठीक है। कितना बैटरी लगाने बोल रहा है यहाँ पे 2 वोल्ट का 3 बैटरी लगाने बोल रहा है, ठीक है। तो हम लगाए हैं यहाँ पे 1 2 3, ठीक है 1 2 3 बैटरी लगाए हैं और कितना वोल्ट हो गया यहाँ पे 6 वोल्ट हो गया। कैसे 6 वोल्ट हो गया 2 गुने 3, क्योंकि 3 लग रहा है ना, 3 तो बैटरी लग रहा है इसी के लिए 6 हो गया, ठीक है ना। या फिर 2 + 2 + 2 भी कर सकते हैं तो 6 हो गया। एक तो 2 वोल्ट का, एक तो 2 वोल्ट का और एक तो 2 वोल्ट का, मतलब कितना हो गया टोटल 6 वोल्ट का बैटरी लगा, ठीक है। ये बहुत ईजी था, देख सकते हैं विद्युत सर्किट बनाना। और ये क्या हो रहा है सर्किट यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर इधर से जा रहा है, फिर इधर से जाते जाते फिर इधर आ रहा है, फिर ऐसे वो सर्कुलेशन सर्किट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पहले है क्या, ठीक ना, उसके गुण के बारे में बताने बोल रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर चली जाती है, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, इधर नॉर्थ हो गया इधर साउथ हो गया, ठीक है। 2 सिराएं होती है नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब जब उत्तरी ध्रुव से निकलती है ये रेखा है और दक्षिणी ध्रुव में चले जाती है, दक्षिणी ध्रुव से निकल के उत्तरी ध्रुव में चले जाती है और ये क्या होती है हमेशा काम होते रहती है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो रेखाएं बन रही है इसी रेखाएं को क्या कहते हैं हम, इन्हीं रेखाओं को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र बन जा रहा है, ठीक ना, इसी के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसके गुण कितने हैं, इसके 2 गुण हैं। कौन कौन से, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, मतलब कि क्या बोल रहा है, अगर ये रेखाएं इसके अधीन नहीं चले जाती है और ये रेखाएं इसके इधर नहीं चले जाती, ये क्या करती है अपने ही रास्ते पर इस तरह से मोशन होते रहते हैं, ठीक है। दूसरा गुण क्या है इसमें, जहां रेखाएं पास पास होती वहां चुंबकीय बल अधिक होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा अधिक पास है ना, यहाँ पे पास पास है, यहाँ पे पास पास है, तो यहाँ पे क्या होगा जो चुंबक के क्षेत्र होता है, चुंबक का जो बल रहता है वो क्या होगा बहुत अधिक जोर से लगेगा, ठीक है। जैसे कि कोई अगर हमको खींच के मारता है तो बहुत जोर से लगता है ना, उसी तरह से यहाँ पे जब सामने सामने रहता है तो जोर से लगता है। जैसे कि आप मान सकते हैं अगर आप सामने खड़े हो किसी के और वो आपको मारा तो आपको जोर से लगा, ठीक है ना, लेकिन अगर आप दूर पे खड़े और वो आपको मारेगा तो कम जोर से लगता है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र भी इस तरह से काम करता है, जो जब सामने सामने रेखाएं रहती है वो तभी अधिक बल में काम करता है, जब दूर दूर रहती है उधर कम बल में काम करता है। तो ये क्या हो गया, उसका 2 गुण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के द्वारा समझाएं। रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या कह सकते हैं, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं,
ठीक है, दो नाम है इसका रेडॉक्स अभिक्रिया का, उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, ठीक है ना। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगर अपचयन और उपचयन अभिक्रिया क्या है पूछा जाएगा तो इसमें भी क्या बोलेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं, जो दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ZnO प्लस C इक्वल टू Zn प्लस CO। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो ZnO है जो, ये O कहाँ चले जा रहा है? इस C के साथ यहाँ पे मिल जा रहा है ना। Zn से O क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और ये जो C अलग है, ये C क्या हो रहा है? O के साथ ऐड हो जा रहा है, ठीक है, तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अपचयन मतलब क्या होता है? जो अलग होना, ठीक है, और उपचयन मतलब होता है मिलना, ठीक है, अलग होना ये हो गया और ये मिलना हो गया। अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। 43 नंबर क्या है? कार्बनिक यौगिक के अणु सूत्र तथा संरचना लिखे, ठीक है। कार्बनिक यौगिक का नाम दे दिया है, ब्यूटेनॉन दिया है, क्लोरोपेंटेन दिया है और मेथनॉल दिया है। तो ब्यूटेनॉन का क्या हो जाएगा? C3H8 और CO, इस तरह से बना सकते हैं। C कितना ठो है? C 4 है, देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है ना, 4 है, तो 1 2 3 4 बीच वाला पहले लिख देंगे, उसके बाद H कितना है? 8 है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे लिख दिया, और O कितना ठो है? 1 ठो, तो इसलिए यहाँ पे बस O लिखे, ठीक है। H 8 को था इसलिए बस 8 ही लिखे, 9 रहता तो यहाँ पे और एक H लिख लेते, ठीक है ना। क्लोरोपेंटेंट का क्या हो जाएगा? C5H11Cl, ठीक है। H कितना ठो है? 11 ठो है, और C कितना ठो है? 5 ठो है, तो सॉरी C कितना ठो है? 6 ठो है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 Cl है ये वाला, तो Cl अलग से लिख दिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो गया। उसके बाद H कितना ठो है? 11 ठो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, 11, तो बस क्लोरोपेंटेंट ये होगा, ठीक है। मेथनॉल का क्या हो जाएगा? CH3OH, ये क्या है? मेथनॉल है, तो C कितना ठो है? 1 ही है, तो इसलिए 1 लिखे, और H कितना ठो है? 3 ठो है, तो H इसका तीनों तरफ लिख दिया, और उसके बाद O 1 ठो है, और उसके साथ में क्या है? H है, तो इसके साथ O के साथ में H लगा दिए, ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के 3 हार्मोनों का नाम तथा कार्य लिखे। मनुष्य के 3 हार्मोन का नाम लिखना और उसका कार्य को भी बताना। तो मनुष्य के 3 हार्मोन मैंने लिया है, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में क्या करता है? जो शर्करा जो है, मिठास की मात्रा को क्या करता है? वो नियंत्रण करता है। कौन? इंसुलिन। आप देखे होंगे जो डायबिटीज पेशेंट रहता है उनको क्या दिया जाता है? इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ना, इसलिए दिया जाता है ताकि उनका जो मिठास है उनका बॉडी में उसको क्या किया जा सकेंगे? बैलेंस किया जा सके, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? ये पुरुष हार्मोन में पाया जाता है, ठीक है ना, पुरुष में पाया जाता है। ये पुरुष के यौनारंभ में परिवर्तन में सहायक होता है। पुरुष जब एडल्ट होता है ना, पुरुष जब जवान होता है तभी वो उसमें क्या हो जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा होता है, और ये हार्मोन क्या करता है? उसमें यौनारंभ में परिवर्तन पता चलता है, जैसे कि हेयर आना, दाढ़ी मूंछ आना, है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होता है। एस्ट्रोजन क्या होता है? मादा के यौनारंभ में परिवर्तन में सहायक होता है, ठीक ना, मादा के यौनारंभ में। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या किस में रहता है? पुरुष में रहता है, मतलब लड़कों में रहता है, और एस्ट्रोजन लड़कियों में रहता है, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन लड़कियों में पैदा होता है। ये क्या करता है? जब महिलाएं एडल्ट होती है तभी उसमें क्या करता है? कुछ परिवर्तन लाने का काम करता है, जैसे कि मासिक धर्म चक्र आना एस्ट्रोजन हार्मोन के थ्रू ही आता है, ठीक है। अब 45 क्वेश्चन क्या है? 45, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? वैकल्पिक स्रोत मतलब क्या होता है? जो हमारे पास अभी मतलब कि अलग से स्रोत, ठीक है ना, अलग वाला स्रोत में हम ध्यान दे रहे। क्यों ध्यान दे रहे हैं? कि पृथ्वी के कुछ ईंधन के भंडार बहुत सीमित है ना। पृथ्वी के कुछ ईंधन है, ईंधन मतलब क्या होता है? जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। उसमें क्या है? हमारा जो भंडार है वो बहुत सीमित है, जैसे कि कोयला और पेट्रोल को बनने में क्या होता है? बहुत हजार लाखों करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है ना, कोयला और पेट्रोलियम को। तो देखो, अगर हम इसे 10 साल में ही समाप्त कर देंगे, लेकिन बनने में उसको करोड़ों वर्ष लगता है, तब तक क्या होगा? हमें ईंधन नहीं मिलेगा। लेकिन ईंधन नहीं मिलेगा तो क्या हमारा दैनिक जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? वैकल्पिक ऊर्जा की ओर ध्यान दे रहे हैं। यदि इन ईंधनों का उपयोग इसी दर से करते रहे तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इस संकट से निपटने के लिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं। वैकल्पिक स्रोत का उदाहरण क्या हो सकता है? ये पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है।
इस तरह से ऊर्जा, क्योंकि पवन ऊर्जा है जो है इस क्या करते हैं, पवन से बनाते हैं हम लोग, है ना, पवन चक्कियों से बनाते, हवा से बनाते, तो हवा क्या है, कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। सौर ऊर्जा सूरज की रोशनी से बनाते हैं, है ना, ये भी कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए हम इन ऊर्जा के और ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए? ठीक है ना, ओजोन एक परत है जिसे O2 कहते हैं, O3 कहते हैं। ठीक है, ओजोन परत है O3 जिसे कहते हैं हम। ओजोन परत क्या करता है, हमारे सूर्य से जो आता है किरण, ठीक है, सूर्य से आने वाली, देखो ये सूर्य है, ठीक है, और ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ है हमारा। तो यहाँ से जब रोशनी आता है हमारा पृथ्वी में, तब क्या होता है, कुछ हानिकारक किरण भी आता है, ठीक है ना, कुछ हानिकारक किरण भी सूर्य से निकलता है जिसे पराबैंगनी किरण कहते हैं। ठीक है, तब ये पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है, यहाँ पे एक ओजोन परत है, ठीक है ना, इस तरह का लेयर है यहाँ पे, तो ये क्या करता है, रोकता है। लेकिन अगर यही परत हट जाएगा तो ये क्या होगा, पराबैंगनी किरण हमारे पृथ्वी पर डायरेक्ट आ जाएगा। अब डायरेक्ट आ जाएगा तो क्या होगा, हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी को पृथ्वी में आने से रोकने का काम ओजोन परत करता है। ठीक ना, पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम कौन करता है, ओजोन परत करता है। इन हानिकारक किरणों से त्वचा कैंसर जैसे विभिन्न रोग होते हैं, इसलिए ओजोन परत की क्षति को हमारे लिए क्या है, चिंता का विषय है। चिंता का विषय क्यों है, क्योंकि हमें क्या होता है, बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि त्वचा कैंसर, हमारे बॉडी में क्या होने लगेंगे, वाइट या फिर रेड ब्लैक चकत्ते होने लगेंगे। ठीक है, जैसे कि एक्जिमा होता है ना, उस तरह से होने लगेंगे। तो इसे क्या कहते हैं, त्वचा कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, इसलिए हमें ये जो क्षति हो रहा है ये हमारा चिंता का विषय है। इसकी क्षति को कैसे रोक सकते हैं हम? पहला क्या कर सकते हैं, नाभिक के विस्फोट का कम होना। ठीक ना, नाभिक का जो विस्फोट होता है, न्यूक्लियर विस्फोट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, परमाणु बम का उपयोग कम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सुपरसोनिक विमानों का कम प्रयोग। सुपरसोनिक जो विमान रहता है, ठीक ना, वो क्या होते हैं, उनके बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होता है और बहुत अधिक क्या करते हैं, प्रदूषण छोड़ते हैं, है ना, बहुत अधिक प्रदूषण छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, हमारा ओजोन परत क्षति होने लग रहा है, इसलिए सुपरसोनिक विमानों का कम प्रयोग कर सकते हैं। CFC गैस का प्रयोग में नियंत्रण करके, CFC मतलब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस जो होता है वो AC, फ्रिज, ये सब से क्या निकलता है, CFC गैस निकलता है, जो क्या करता है, हमारे पृथ्वी में ओजोन परत को क्षति करता है, मतलब कि ओजोन परत को हटाने का काम करता है। इसी के लिए इन सभी का क्या करना है, हमको कम उपयोग करना है, जिससे कि हमारा ओजोन परत क्या हो सके, बचा रह सके। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, इसके सिद्धांत एवं कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है, समझाना है। ठीक है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए मैंने यहाँ पे विद्युत मोटर का चित्र बनाया है और नाम भी दे दिया है। ठीक है ना, अब इसका क्या बोल रहा है, सिद्धांत भी लिखना बोल रहा है। तो पहले हम लोग देखेंगे विद्युत मोटर होता क्या है। ठीक है, विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एक क्या है, एक तरह का मशीन है। ठीक है, एक तरह का मशीन है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन, विद्युत मोटर। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है, यह चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक ना, किसमें काम करती है, चुंबकीय प्रभाव से काम करती है। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कोई चालक है उसमें धारा क्या हो रही, बह रही है, ठीक है ना, जब उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक बल आरोपित होता है। ठीक है ना, मान लेते हैं यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होगा, धारावाही चालक को हम रख देंगे, तो इसमें क्या होगा, एक बल मिलेगा। ठीक है ना, एक तरह का क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। इसी बल की सहायता से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब यही जो फोर्स मिल रहा है, यही फोर्स क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा थोड़ा सा कम पावर में होता है, यांत्रिक ऊर्जा अधिक पावर में होता है, क्योंकि ये गोल गोल घूम घूम को क्या कर रहा है, ऊर्जा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे विद्युत चुकी है तो विद्युत को क्या बना दे रहा है, यांत्रिक में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बनावट क्या है, ये एक शक्तिशाली चुंबक होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, बहुत शक्तिशाली चुंबक होता है। एक आयताकार कुंडली होता है, इसमें क्या होता है, एक आयताकार कुंडली होता है जिसमें तांबे के तार को लपेटा जाता है। यहाँ पे देखिए एक क्या है, एक आयतक के तरह का है और इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे एक तार लपेटा गया है। ठीक है ना, कौन सा तार लपेटा गया है, तांबा का तार को लपेटा गया है। अर्धवृत्ताकार बल होते हैं जो एक वलय के दो भाग होते हैं। अब देखिए अर्धवृत्ताकार है, ठीक है ना, अर्धवृत्त में है, ये दो वलय है। ठीक है, आर्मेचर के सीधे विभक्त भागों से जुड़े होते हैं। ठीक ना, किससे जुड़े होते हैं, आर्मेचर के सीधे
विभक्त भागों से जुड़े होते हैं। ब्रूस B1 तथा B2 कार्बन की बनी दो पत्तियां होती है। B1 और B2 क्या होता है, देखिए ये जो B1 है और B2 है ये क्या होता है, कार्बन की पत्ती से बना होता है, ठीक ना। किससे बना होता है, ये कार्बन की पत्ती से बना होता है, कार्बन से बना होता है, ठीक है। जो विभक्त वलय से जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। ये देखिए क्या है, विभक्त वलय है, ठीक है ना। स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है, तो कार्यविधि क्या है, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रभावित होती है, ठीक है, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो फ्लेमिंग बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजा AB पर नीचे तथा CD ऊपर की ओर कार्य करता है। AB क्या करता है, देखिए A और B नीचे की ओर कार्य कर रहा है, मतलब कि ये जो कार्य है ये नीचे जा रहा है, ठीक है ना, ये नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन जो D और C है ये क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। जब ये काम करता है तब ये क्या होता है, A से B ऊपर की ओर जाता है और C से D क्या होता है, नीचे की ओर आता है, जिसके कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। किस में घूमने लगती है, वामावर्त मतलब कि बहुत जोर जोर से घूमने लगती है, तथा कुंडली के साथ विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं, ठीक है। और ये जो कुंडली है इनके साथ में क्या होता है, विभक्त वलय जो है, ठीक है ना, ये जो कुंडली घूम रहा है इसके साथ ये क्या दिख रहा है, दो विभक्त वलय है, ये भी क्या होने लगता है, घूमने लगता है इस तरह से, ठीक है, घूमने लगता है। आधे घूर्णन के पश्चात विभक्त वलय अपना स्थान बदल देता तथा ब्रूस के संपर्क में आ जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही आधा घूमता है तो ये क्या हो जाता है, अपना स्थान चेंज कर देता है और किस में चला जाता है, ब्रूस के संपर्क में चला जाता है। और भुजा CD पर नीचे की ओर जबकि भुजा AB पर ऊपर की ओर बल लगता है, ठीक ना। जब हम लोग ऑन किए थे तब क्या था, ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर जा रहा था, ये ऊपर की ओर जा रहा था। लेकिन जब ये घूमने लगता है और इधर आ जाता है और ये इधर चला जाता है तब ये दिशा कैसे हो जाती है, ये नीचे की ओर आने लगती है और ये ऊपर की ओर जाने लगती है, ठीक है ना, उल्टा कार्य करने लगता है यहाँ पे। इससे पता चलता है कि कुंडली सदैव वामावर्त दिशा में घूमती है। कैसे घूमती है, वामावर्त दिशा में इस तरह से घूमती है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोधों का समानांतर संयोजन क्या है। प्रतिरोध पूछ रहा है यहाँ पे। समानांतर में जुड़े 3 प्रतिरोधकों R1, R2, R3 के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक व्यंजन उत्पन्न करें। क्या बोल रहा है, R1, R2 के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक व्यंजन उत्पन्न करें। तो देखो क्वेश्चन आंसर क्या बोल रहा है, जब 3 प्रतिरोध के सिरे को बिंदु पर जोड़कर परिपथ पूरा किया जाता है। देखिए एक 2 बिंदु है, ठीक ना, उसमें क्या लगाए हम, 3 प्रतिरोध लगाए, ठीक है, 3 प्रतिरोध लगाए तो क्या होगा, इसका परिपथ पूरा हुआ। इसे क्या कहते हैं हम, पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक ना, इसे क्या कहते हैं हम, पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने बैटरी बनाया, इसको क्या किया है, मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 R1, R2, R3 बोल रहा है, तो यहाँ पे R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक ना, तीनों को लगाया। उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है, वोल्ट मैंने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एमीमीटर मैंने लगाया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, कुंजी एक लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने बैटरी लगाया और उसके बाद इससे क्या किया, प्रतिरोध से जोड़ दिया, ठीक है। देखो 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3 पार्श्व क्रम में जुड़े हुए। पार्श्व मतलब कि एक दूसरे के पार्श्व मतलब कि एक दूसरे के आमने सामने जुड़े हुए हैं, ठीक है। जिसके विद्युत धारा क्रमशः क्या बह रहा है, I1, I2 और I3 बह रहा है, ठीक है ना। जब मैंने R1, R2 और R3 लगाया तब इसमें क्या, कौन सी धारा बह रही है, ये वाला जो धारा इसको हम I1 मान लिए, ये जो धारा इसमें I2 मान लिए, इसमें धारा जो है I3 मान लिए, ठीक है। तो इसमें परिपथ में कुल विभवांतर क्या होगा, V हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए विभवांतर क्या हो गया, V हो गया हमारा। धारा को मापने के लिए एमीमीटर श्रेणी में जुड़ा हुआ है। अब इस श्रेणी में क्या जोड़ दिए हम, एक एमीमीटर जोड़ दिए, ठीक है ना, क्योंकि धारा को नापने के लिए। अब ओम के नियम से V बराबर IR होता है, ठीक है ना। R को इधर लेके आएगा, V को इधर लेके चले गए, R नीचे आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R1 हो जाएगा, क्योंकि I इक्वल टू V/R है तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R1 हो जाएगा, है ना। तो ये समीकरण 2 हो गया। उसी तरह I2 जो है बराबर V/R2 हो जाएगा। I2 है तो ये R2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था जब R1 है तो उसमें I1 धारा बह रही है, ठीक है। R2 है तो I2 और R3 है तो I3 धारा बह रही है। इसी के लिए हमने यहाँ पे R1 है, ठीक है, I2 है तो R2 कर दिया, I3 है तो R3 कर दिया, ठीक है ना। इस तरह से हमने 1 2 3 4 समीकरण बन गया हमारा। एक सिंपल है, एक 1 में है, एक 2 में है, एक 3 में, ठीक है, 4 समीकरण बन गया। अब परिपथ के कुल धारा, अब कुल धारा कैसे होगा, इन सबको जोड़ेंगे हम, है ना। कुल धारा जब हमने जोड़ा I बराबर I1, I2, I3, अब क्या हो गया, चारों समीकरण से
V बराबर V बटा R इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 होगा, है ना। V बाई R है इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, V बाई R है, तो देखिए ये V और ये V को हम काट दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, सब में V था तो हमने क्या किया, V को कॉमन ले लिया, है ना, कॉमन ले लिया। और अंदर में कौन बचा, 1 बाई R1 और 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 बच गया, ठीक है। बाहर में कौन आ गया, V आ गया, तो ये V और ये भी क्या हो गया, कट गया। तो 1 बाई R इक्वल टू क्या बचा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वही पूछ रहा था कि सिद्ध करना है क्या, कि एक व्युत्पन्न से मतलब समानांतर जुड़े 3 प्रतिरोध में समतुल्य प्रतिरोध है, ठीक ना। प्रतिरोध कैसा है, समतुल्य है, मतलब कि समान है। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया सिद्ध करके, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, आयनिक आबंध क्या है, क्या बोल रहा है, आयनिक आबंध क्या है, आयनिक यौगिक के गुणधर्म लिखिए। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O के निर्माण को दिखाए, ठीक है। Na2 का निर्माण को दिखाने बोल रहे हैं। तो पहले देखेंगे आयनिक आबंध क्या है, ठीक है। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से जो रासायनिक आबंध बनता है उसे आयनिक आबंध कहते हैं। मतलब कि एक धातु है और एक अधातु है, दोनों में क्या बन रहा है, दोनों में क्या बन रहा है, हस्तांतरण हो रहा। किसका हस्तांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। मान लेते हैं यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको दे दे रहा है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसका हस्तांतरण हो रहा है। हस्तांतरण मतलब एक जगह से दूसरा जगह जाना, ठीक है। तो ये जो रासायनिक आबंध बन रहा है इसी का क्या बोलते हैं हम, आयनिक आबंध बोलते हैं, ठीक है। इसका गुणधर्म क्या है, ये ठोस तथा भंगुर होते हैं, मतलब कि कठोर भी होते हैं, इसको तोड़ने से टूट भी जाते हैं, ठीक है। ये पानी में घुलनशील होते हैं, अगर पानी में इसको डालेंगे ना तो ये घुल जाएंगे, जैसे कि नमक। इसका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। अगर इसको पानी में अगर हम इसको मिला देंगे और अगर इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये विद्युत का क्या बन जाएगा, कुचालक बन जाएगा। जैसे कि अगर नमक का घोल लीजिए और उसमें अगर पानी में धारा प्रवाहित कीजिए तो उसमें धारा नहीं बहेगा। क्यों नहीं बहेगा, क्योंकि ये कुचालक हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि NaCl। अब निर्माण क्या है, किसका निर्माण पूछा है, Na2O का। अब Na2O का क्या हो जाएगा, एक प्लस में निर्माण होगा, एक माइनस में निर्माण होगा, ठीक ना, क्योंकि 2 है तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, O तो एक ही है, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा, Na2 का स्क्वायर प्लस O2 का स्क्वायर, तो क्या बन गया, Na2O बन गया, ठीक है। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, मिशेल क्या है, ठीक है। मिशेल क्या है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की कार्यविधि को समझाए। साबुन की क्रियाविधि को समझाने बोल रहा है, साबुन से कैसे हम लोग का कपड़ा साफ हो जाता है, ठीक है, या फिर कुछ सामान जो रहता है वो साफ हो जाता है, कैसे हो जाता है। तो पहले देखेंगे मिशेल क्या है। मिशेल क्या है, जब साबुन को जल में घोलते हैं, ठीक ना, जब साबुन को हम जल में घोलते हैं इसमें अणु अलग प्रकार की संरचना बना लेते हैं। उसमें जो अणु होते हैं, छोटे छोटे जो कण रहते हैं, वो क्या बन जाते हैं, अलग तरह की संरचना बनाते हैं। एक आयनिक सिरा जल के अंदर तथा दूसरा जल के बाहर होता है, ठीक ना। एक आयनिक सिरा बनता है जो क्या होता है, एक तो जल के अंदर होता है लेकिन एक जल के बाहर होता है। इसी संरचना को क्या बोलते हैं, हम मिशेल कहते हैं, ठीक है। एक साबुन है, ठीक है, साबुन को हम क्या कर रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं। तो घोलते हैं तब क्या होता है, एक संरचना क्या होता है, जो सिरा रहता है वो बाहर की ओर आता है और एक अंदर की ओर आता है। इसे ही क्या कहते हैं, इस संरचना को मिशेल कहते हैं, ठीक है। साबुन में क्या होता है, 2 अणु होते हैं, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, अध्रुवीय बोलते हैं, ठीक ना। एक को ध्रुवीय और एक को अध्रुवीय, ठीक है। ध्रुवीय जो रहते हैं वो क्या होता है, जल रागी होते हैं, मतलब कि जल में घुल जाते हैं, ठीक है। और अध्रुवीय जो होते हैं वो जल विरागी होते हैं, मतलब जल में नहीं घुलते हैं। कपड़े धोने की प्रक्रिया में साबुन अणु को ध्रुवीय भाग बाहर की ओर होता है। जब हम लोग कपड़ा धोते हैं तो साबुन का जो ध्रुवीय भाग होता है वो कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है। और अध्रुवीय भाग कहाँ होता है, मैल तथा तेल की बूंदों की ओर होता है, ठीक है ना। एक कपड़े में होता है और एक क्या होता है जिसमें मैल लगा हुआ है वहां पे होता है अध्रुवीय भाग, ठीक है। अध्रुवीय भाग जहाँ पे मैल लगा हुआ है वहां पे होता है। इस प्रकार मैल या तेल की बूंद साबुन के अणुओं से घिर जाती है, ठीक ना। मान लेते ये तेल है, क्या होता है, इसको पूरा सब तरफ से उसके अध्रुवीय भाग क्या कर लेता है, घेर लेता है। पानी डालने पर ध्रुवीय भाग पानी से क्रिया करता है। अब क्या देते हम पानी डाल रहे हैं, तो पानी डालते तो ये क्या होता है, ध्रुवीय भाग जो रहता है ये क्या करता है, इससे क्रिया करने लगता है, ठीक है, पानी से क्रिया करने लगता है और तेल की बूंद साफ हो जाती है। इस प्रकार कपड़े धुल जाते हैं, ठीक है ना। हम कपड़े धोते हैं लेकिन कपड़े धोने का हमें प्रक्रिया नहीं पता रहता कि साबुन और सर्फ काम कैसे करता है। तो इस तरह से वो काम करता है। इसमें 2 अणु होते हैं, एक ध्रुवीय होते हैं और एक अध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय जो होते हैं वो जलरागी होते हैं और जो अध्रुवीय होते हैं वो विरागी रहते हैं, ठीक है। अब देखिए 51 क्वेश्चन है, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण को
समझाए, दोहरा परिसंचरण मतलब कि आने जाने की प्रक्रिया को समझाने बोल रहा है। ठीक है, देख लीजिए मैंने यहाँ पे मानव हृदय का चित्र बनाया है। इस तरह से आप चित्र को याद कीजिए, बार बार बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, आपको हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मानव हृदय काम कैसे करता है। हृदय धमनियों के द्वारा बाएं निलय में भरे ऑक्सीजन रुधिर को शरीर में विभिन्न भागों तक पंप करके पहुंचाता है। बाएं निलय किधर है, इधर है। ये क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है, और ये इसको क्या करता है, पूरा शरीर में पहुंचाता है धमनियों के माध्यम से। ठीक है, ये सब क्या है, छोटा छोटा धमनी है। ठीक है, धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में पंप करके पहुंचाता है। किसको, रुधिर को, मतलब कि ब्लड को यहाँ पे पंप करता है और पूरा सीरा सबसे क्या करता है, शरीर में पहुंचाता है। ये धमनियां आगे जाकर छोटे छोटे पतली सिरों में विभाजित हो जाते हैं। देखिए ये मोटा है, उसके बाद ये क्या हो गया, पतला पतला, और पतला, अंदर जाके और पतला, इस तरह से छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है। छोटे छोटे पतली कोशिका में विभाजित हो जाती है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन व तत्वों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। अब ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को और जो भी हम लोग खाना पीना पोषक चीज जो खाते हैं उसको क्या करता है, पूरा शरीर में पहुंचाता है। इसके बाद कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करके पुनः जुड़ने लगते हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या करते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया है, अपशिष्ट मतलब जो बेकार चीज बच गया, उसी से लेकर फिर और एक तो नया सेल बनने लगता है हमारा। ठीक है ना, नया कोशिका बन के जुड़ने लगता है और नए सिरे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को ही रख के क्या बन जाता है, नया शिरा बनता है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर महाशिरा के माध्यम से दाएं अलिंद में जाता है। अब क्या होता है, जो नया सिरा जो बना है, अपशिष्ट पदार्थ से नया सिरा बना है, वो नया सिरा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, ठीक है ना, हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके क्या करता है, दायां निलय में जाता है। ठीक है ना, दायां अलिंद में चले जाता है और यहाँ से फिर क्या करता है, इसको बाहर कर देता है। ठीक है ना, और यह दाएं नीलन में पहुंच जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार हमारे हृदय में रुधिर 2 बार पहुंचता है। ठीक ना, रक्त हमारे शरीर में कितने बार पहुंचता है, 2 बार पहुंचता है। 52 नंबर क्या है, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग से पता चलता है कि क्या पता चलता है। पहला क्वेश्चन है, लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं। क्या बोल रहा है मेंडल ने क्या बोला था, लक्षण क्या हो सकते हैं, एक तो प्रभावी हो सकते हैं, दूसरा अप्रभावी भी हो सकते हैं। तो कैसे पता चला। और दूसरा क्वेश्चन है, विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। वंशानुगत मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, तो इसको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो पहला है जो प्रभावी और अप्रभावी होते हैं। कैसे होते हैं कि मेंडल के प्रयोग से पता चलता है कि यदि 2 परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधे के बीच यदि कृत्रिम परागण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्राप्त होते हैं। कितने लक्षण प्राप्त होते हैं, केवल एक ही लक्षण प्राप्त होते हैं, जबकि दूसरा लक्षण भी उस पौधे में सुरक्षित रहता है और यह अप्रभावी अवस्था में होता है। जैसे मान लेते हैं एक छोटा पौधा है और एक लंबा पौधा है। ठीक है ना, जब दोनों में क्या किया जाएगा, परागण कराया जाएगा। ठीक है ना, जब दोनों को मिलाया जाएगा तब क्या हो जाएगा, छोटा भी होगा और बड़ा भी होगा। मतलब इसमें जो गुण है और इसमें जो गुण है, इसमें भी वही गुण होगा, ये वाला गुण भी इसमें आएगा और ये वाला गुण भी इसमें आएगा। तो ये क्या होगा, जो लक्षण है वो प्रभावी भी होगा और अप्रभावी भी होगा। ठीक है, बी नंबर में क्या बोल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, एक शुद्ध लंबा पौधा ले लिए हम और एक शुद्ध बौना पौधा ले लिए। तो क्या हो गया, ये लंबा पौधा है, ये बौना पौधा है। जब इधर से आए, इससे मिला, ठीक है ना, इससे मिला, तो ये टी क्या हो रहा है, मतलब कि अप्रभावी है और ये वाला टी है वो क्या है, प्रभावी है। तो देखिए अप्रभावी हो रहा है, प्रभावी भी हो रहा है, यहाँ पे भी प्रभावी अप्रभावी हो रहा है, प्रभावी अप्रभावी भी हो रहा है। ठीक है, बी नंबर क्या बोल रहा था कि वंशानुगत कैसे होते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में गोल बीज वाले मटर लंबे पौधे एवं झुर्रीदार बीजों वाले बौने पौधे के बीच संकरण कराया। ठीक है, एक छोटा सा बौना पौधा है और एक लंबा पौधा है। ठीक है, उन दोनों के बीच को क्या किया, वो संकरण कराया। संकरण कराया मतलब कि परागण कराया भी बोल सकते हैं। परागण पौधे में हो सकता है, बीज में क्या होता है, संकरण होता है, मतलब कि दोनों को मिलाया गया। तो क्या पाता है कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे गोल बीज वाले होते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, F1 है और ये F2 है। तब क्या होता है, जब संकरण कराया तो F1 जो है ये क्या हो जाएगा, सभी लंबे हो गए हैं। कैसे हो गए हैं, सभी लंबे हो गए हैं। ठीक है, और गोल हो गए हैं। लंबे तो है लेकिन इस तरह से गोल भी है। ठीक है, और F2 में कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करते हैं और ये कुछ क्या होते हैं, नए, मतलब कि ना ही वो लंबा है और ना ही मोटा है, ना ही पतला है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों दशाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि लंबाई, बौनापन, बीजों का गोल होना स्वतंत्र लक्षण है। ये स्वतंत्रता पूर्वक वंशानुगत होते हैं। मतलब कि जैसे देखिए यहाँ पे बड़ा है, ये छोटा है, जब इन दोनों से मिला तो क्या हो गया, ये बड़ा भी आया और यहाँ पे मोटा जो है ये मोटा भी आ गया। ठीक ना, तो पहला पीढ़ी में ऐसा हुआ और दूसरा पीढ़ी में क्या हुआ, कुछ लंबाई हुआ, ठीक है, या फिर कुछ छोटा ही हुआ, दोनों नहीं मिला।
ठीक है, दोनों नहीं मिला। और जब तीसरा पीढ़ी में जाएंगे तो हम, तो इस तरह से वो फिर से गोल हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी होए जा रहा है। तो मेंडल ने इसी को प्रयोग में अपने बताया और बताया कि ये जो लक्षण है वो क्या हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, मतलब कि अपनी मर्जी के हिसाब से आ सकते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से जा भी सकते हैं। तो मेंडल ने इसी को अपने प्रयोग में समझाया। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए होगा तो आप मुझे सोशल मीडिया में कांटेक्ट कीजिए, डीएम कीजिए, ठीक है, किसी भी तरह से कांटेक्ट कीजिए, आपको ई नोट्स मिल जाएगा इसका। या फिर आप अगर ऑनलाइन क्लास भी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।